फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यानी आपके चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो अब से 3 ऐसे डेरिवेशन हम कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग जो आने वाले वीडियो है, ये सभी जो हेडिंग्स हैं, ये सभी जो डेरिवेशंस हैं, हर साल पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो आप इसे मिस करना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बोर्ड में ये क्वेश्चन कर कर आना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। एकदम आसान तरीके से बेसिक से हम इस डेरिवेशन को समझेंगे। ये हम मान के चलते हैं कि आप अभी तक 12th का फिजिक्स कुछ नहीं पढ़े, फिर भी आपको ये हेडिंग्स जरूर आ जाएगी। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक रुके रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय दिया जिसे बोलते हैं गॉस का प्रमेय। उन्होंने क्या बताया था? पहले हम परिभाषा लिखेंगे, फिर चित्र बनाएंगे और माना जाना करके डेरिवेशन। तो गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा द्वारा परिबद्ध। दोस्तों, परिबद्ध का जो मतलब होता है वह होता है घिरा हुआ। क्या होता है? घिरा हुआ। आपके समझने के लिए लिख रहे हैं। परिबद्ध कुल आवेश का एक बट्टे इप्सिलॉन नॉट गुना। आप हमें कमेंट में ये कमेंट करके बताइएगा कि इप्सिलॉन नॉट का क्या नाम है, इप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं, इसका हिंदी नाम क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, कह रहा है कि कुल आवेश यानी क्यू का एक बट्टे इप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? तो फाई ई, यानी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं क्योंकि नीचे अभी हमें और लंबा चीज प्रोसेस करना है तो मिटाना पड़ेगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका हम लोग इमेज बनाएंगे। उन्होंने बोला कि कोई एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ। कोई अपने कल्पना कर लीजिए कि एक कोई पृष्ठ है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर एक कोई पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये पृष्ठ चारों तरफ से बंद है और इसके अंदर किसी बिंदु पर, बिंदु ए मान लीजिए, यहाँ पर क्यू कूलम का आवेश स्थित है। बिंदु ओ लिखते हैं इसको। और ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल कितना है? ए है। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो ए है और बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलम का आवेश स्थित। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास कुछ हम अल्पांश डीए मांग लेते हैं। क्या है? ये है अल्पांश डीए। डी जिसके अंदर लग जाता है उसको बोलते हैं अल्प, यानी थोड़ा सा। अल्पांश क्षेत्रफल डीए, यह एक सदिश राशि। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, ये हो जाएगी वेक्टर ई, और इसके बीच में बना जो कोण होगा वह थीटा होगा। अब समझिएगा, यहां से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु O है, और जो ये क्षेत्र है जो आपको सर्कल दिख रहा है, इसके द्वारा O पर जो बनाया गया कोण है ये कितना है? डी ओमेगा। क्या है?
डी ओमेगा, इसका नाम लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। डी ओमेगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डी ओमेगा बोलते हैं। तो अब क्या होगा समझिएगा, ये आपका पूरा इमेज बन चुका है। बिंदु O पर प्लस G कूलम का आवेश स्थित है, उससे समान r दूरी पर बिंदु P है। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की सॉरी वैद्युत फ्लक्स समझाना है। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स कई बार आ रहा है। सर वैद्युत फ्लक्स क्या हो, ठीक है, तो समझिएगा वैद्युत फ्लक्स क्या होता। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉपी है, ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ये कॉपी से बना हुआ चारों तरफ से घर है, इसके बीच में एक आवेश क्यू रखा। अब आवेश क्यू है तो उसकी उस क्या निकलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। एक आवेश से चारों तरफ क्या निकलती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो एक घर है कॉपी का, चारों तरफ से पैक है, एक दीवार उसकी है, एक दीवार ये है, अब बाकी इसी तरह से ऐसे ऐसे और ऐसे दीवार होंगी। एक दीवार को हम लेते हैं और इस दीवार से जितनी बल रेखाएं बाहर निकलेंगी उन वैद्युत बल रेखाओं को बोलते हैं वैद्युत, आई बात क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। एक और बात याद रखना बेटा, जब भी आपसे क्षेत्रफली सदिश या वेक्टर देखा जाए क्षेत्रफल का, तो वो क्षेत्रफली सदिश ये जो पृष्ठ होता है इसके लंबवत जाता है। यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ ऐसा दिख रहा है कुछ इस प्रकार का, इसके लंबवत ऐसे जाएगा, इसलिए डी ऊपर हो गया। ठीक है, क्लियर बात। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है समझ में आया। चलिए तो शुरू करते हैं, अब इसका थोड़ा सा माना जाना कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना प्लस क्यू आवेश आवेश। अच्छा, इस सरफेस को क्या कहते हैं, इस सरफेस को हम लोग गॉसियन पृष्ठ क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं दोस्त, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो प्लस क्यू आवेश किसी पृष्ठ, किसी पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है, स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर, चलिए इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना लंबा लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और पेपर में आप लोग उतना याद भी नहीं करेगा, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश कितना है, ये जिसका क्षेत्रफल सदिश डी ए है और विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। क्या है, वेक्टर ई है। ठीक है, और देखिए इसका जो घनकोण है डी ओमेगा, इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, बिंदु डी ए और विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है। हमें गॉसियन पृष्ठ से हमें ए क्षेत्रफल वाला थोड़ा सा, ए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना मान लिए ए क्षेत्रफल वाले गॉसियन पृष्ठ से, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। ठीक है, क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। देखिए बहुत सारे टीचर डेरिवेशन तो कराते हैं, लेकिन वो जो ये माना है, मानने वाली चीजें हैं ये नहीं कराते। और जो बच्चा ये माना वाला चीज अगर टूटी फूटी अक्षरों में थोड़ा बहुत भी लिख देता तो उसको बोर्ड में पूरा नंबर मिलता है। अगर नहीं लिखता है तो उसको नंबर
नहीं मिलता, उसका नंबर काट दिया जाता है। तो ये थोड़ा ही लिखिए लेकिन जरूर लिखिए। क्लियर बात? अब देखिए, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो E बराबर हो जाएगा, वेक्टर E बराबर कर सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर समीकरण। वेक्टर E बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बाई आर। अब समझिएगा, थोड़ा सा एक और स्टेप समझिएगा। तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा इस एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तो अल्फांस डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अब थोड़े जगह से थोड़ा सा ही गुजरेगा, तो लिखेंगे अल्फांस वेक्टर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। जब डॉट को हटाते हैं तो आता है, हम बताए थे अभी नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि जब डॉट होता है तो वहां पर आता है cos थीटा, ई डी ए cos थीटा। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 में हमने ई का मान निकाला है और समीकरण 2 में ई यूज हुआ है, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, डी फाई ई था, डी फाई ई रहेगा, ई की जगह रखेंगे 1/4πε0 डी ए कॉस थीटा, सॉरी 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ई का ही मान रख दिए, लेकिन इसके बाद है डीए कॉस थीटा, इसको गुणा में लिखेंगे डीए कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी कि हमारे इस अल्पांश डीए के कारण कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा? तो इतना वैद्युत फ्लक्स जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें पूरा पृष्ठ बताना है, पूरे पृष्ठ से कितना जाएगा। तो जब भी पूरे पृष्ठ की बात की जाएगी वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम समाकलन करेंगे। जब भी थोड़ा थोड़ा, देखिए क्या होगा, हम इतना निकाले, फिर इतना इधर निकालेंगे, इससे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, निकालते निकालते फिर सबको जोड़ेंगे। तो जब थोड़ा थोड़ा निकाल के जोड़ना होता है तो वहां पर दो कार्य करते हैं, एक इंटीग्रेशन, एक समेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है थोड़ा थोड़ा पार्टों को जोड़ना, और समेशन का मतलब ये होता है थोड़े थोड़े पार्टों को जोड़ना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स वो कितना आ जाएगा? जब पूरे की बात की जाने लगे, कुल की बात की जाए, तो वहां पर करते हैं समाकलन। गॉस के प्रमेय में बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर, देखिए 1/4πε0
क्यू या क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होगा। और डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का समाकलन होगा। चलिए, तो डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो फाई ई आएगा। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का जब समाकलन करते हैं तो हमारा आता है डी ओमेगा। अब जब डी लगा तो समाकलन कैसे खत्म हो सकता है? जब तक डी रहेगा तब तक समाकलन का चिन्ह रहेगा, तो इसका डी ओमेगा। ठीक है, साइड में लिख लेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का फिर से समाकलन करेंगे, तो डी ओमेगा का जब समाकलन होता है तो फाई ई बराबर आता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा करेंगे तो 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, फाई ई बराबर आता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका ये आता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा जो होता है कितना होता है? 4 पाई होता है। क्या होता है? 4 पाई होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसका फिर से शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं और एक छोटा सा टिप्स आपको बताते हैं कैसे ये डेरिवेशन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जिसके बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश था। इस प्लस क्यू आवेश का बिंदु R पर हमने एक छोटा सा अल्पांश dA लिया जिसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर जा रहा था और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ एंगल पर जा रही थी जो थीटा है। और जो R है और ये पृष्ठ की एक सिरा इसके बीच का जो घन कोण है, घन कोण डी ओमेगा है। डी ओमेगा क्या है? एक घन कोण है। ठीक है, घन कोण हो गया। तो हमें क्या करना था, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना जाएगा ये ज्ञात करना था। तो पहले हमने थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया अल्पांश dA और उसके कारण कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा ये निकालना। लेकिन इसके लिए E चाहिए तो पहले हमने E निकाला। आप पहले ये स्टेप या पहले स्टेप दोनों को कभी भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो E निकाल लिया, E को यहाँ पर पुट कर दिया और ये आपका हो गया। फिर हमने देखा कि भैया आ रहा है Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कांस्टेंट है, तो इसको हम किनारे कर लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को। बचा क्या? dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। जब dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर बचा तो dA cos थीटा का आर स्क्वायर जो समाकलन होता है वो आता है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा आया। अब डी ओमेगा का फिर से समाकलन किया गया था, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे स्टेप करेंगे देखिए, आपके स्पेशल टिप्स है। टिप्स क्या है आपके लिए कि सबसे पहले आप ई निकालिए, ई निकालने के बाद डी फाई ई निकालिए, डी फाई ई निकालिए या फिर फाई ई का फार्मूला यूज करिए या फिर फाई ई का फार्मूला यूज करिए। फिर इसके बाद आएगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको करिए डी ओमेगा और डी ओमेगा का हो जाएगा 4 पाई। इसके बाद तो आप आगे कर ही पाएंगे। ठीक है, ये इजी टिप्स है, इससे आप समझ जाएंगे कि पहले ई निकालना है, फिर डी फाई ई लगाना है, फिर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर रहेगा, उसको डी ओमेगा लिखना है, डी ओमेगा को फिर 4 पाई लिख करके 4 पाई से 4 पाई काट देना है और फाइनल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये जो गॉस का प्रमेय है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप अपने एग्जाम में पूरा करके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है।